नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट क्या लग रहा है। एक अच्छा मार्केट में मोमेंटम आया था, एक ऑल टाइम हाई बना था, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी टैरिफ के रिलेटेड, बट वो लग रहा है कि अभी भी मार्केट को कुछ और ही चाहिए। तो हम लोग ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, और जो आईटी सेक्टर में इतना बड़ा पैनिक आया है तो मैं आप लोगों को उसके ऊपर भी मेरा एक व्यू दूंगा कि वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। एंड इन द लास्ट मैं आज आप लोगों के साथ दो तीन ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, उसमें से दो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 11 साल के बाद ब्रेकआउट कर रहे हैं, और एक स्टॉक ऐसा है जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था, और ये एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है और उसने एक परफेक्ट रिवर्सल ब्रेकआउट दिया है। तो उसको भी हम लोग आज चेक करेंगे। बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ जिसका नाम है डेकमा, जो डिफाइन एज वाले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये हो रहा है 7 और 8 मार्च को। ये पूना में हो रहा है। ये 2 दिन का एक पूरा इवेंट रहने वाला है, और इसका जो थीम है वो है एल्गो ट्रेडिंग और एआई के रिलेटेड। और यहाँ पे मैं आपको सारे स्पीकर्स दिखा देता हूँ। तो ये सारे स्पीकर्स हैं, इसमें से मैं भी एक स्पीकर हूँ यहाँ पे। और ये पूरे 2 दिन के इवेंट में इसका जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि कैसे आप अपनी सब्जेक्टिव ट्रेडिंग को रूल बेस करके एल्गो में ऑटोमेटेड कर सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे मैं रूल बेस करके एल्गो से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्फ्रेंस में आना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब ये 2 दिन का इवेंट है, अगर आप पूना या उसके आसपास कहीं पे रहते हो तो भी आप देख सकते हो, और अगर आप कहीं और भी रहते हो तो भी आप देख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको ये तो बोल सकता हूँ कि आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखने मिलेगी। तो चलिए अब आते हैं हम हमारे आज के वीडियो में। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि भाई लास्ट वीक में मार्केट ख़राब था। एक्चुअली मार्केट की शुरुआत है ना एक अच्छे गैप अप से हुई थी, बट जो जो मार्केट का लास्ट डे है वो एक बड़े गैप डाउन से स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी हुआ इनफैक्ट पैनिक में। और लास्ट मेरे ख्याल से थर्सडे और फ्राइडे को बिकॉज ऑफ आईटी मार्केट में ज़्यादा पैनिक आई। बट अगर आप यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फ्राइडे का जो मार्केट है ना वो आईटी के वजह से गिरा है, पर अगर आप आईटी इंडेक्स का चार्ट चेक करोगे, और एक काम करता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम में करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम हाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, नो डाउट आईटी में लास्ट 3 दिन से सेलिंग तो हो रही थी, बट यहाँ पे जो फ्राइडे को मार्केट नीचे खुला था उसके बाद आईटी ऑलमोस्ट ऊपर जाके ऑलमोस्ट 1% के आसपास क्लोज हुआ। तो ये आईटी सेक्टर की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और अगर आप आईटी सेक्टर का एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली विजिबल होगी कि ये जो एरिया है ना ये आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर ये एरिया होल्ड करता है विच इज़ 31,800 से लेके 31,200 तक का, तो आईटी में अभी भी स्ट्रेंथ रहेगी, हम ऐसे मान सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ और एक चीज़ बताता हूँ, एक जस्ट एक आईटी का स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब देखो, मेरा है ना एक ऑब्जर्वेशन है, जब भी कोई मैं किसी भी स्टॉक में या किसी भी सेक्टर में या किसी भी जगह पे एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होता है और उस दिन वो अपना लो नहीं ब्रेक करता है, तो जनरली ऐसे देखा जाता है कि भाई वो लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाले टाइम में हमारे लिए काम करेगा। तो आप यहाँ पे देखो, टेक महिंद्रा ने भी एक बहुत बड़े गैप डाउन से स्टार्ट किया था। आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से अगर हम परसेंटेज वाइज देखें ना तो ये क्लोज से, हाँ ये भी ऑलमोस्ट 4.5% नीचे खुला था, पर ये क्लोज ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद एक सबसे बड़ा आईटी का स्टॉक है इन्फी, आप इसको भी देख लो। अगर आप इसको देखोगे तो ये अपने प्रीवियस डे के क्लोज से ऑलमोस्ट 7% नीचे गया था, या फिर आप बोल सकते हो खुला ही उतना था, बट ये क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 1% माइनस के आसपास। तो ये सारे आईटी स्टॉक्स में ये हम लोगों को पैटर्न देखने मिला है। और जो अभी न्यूज़ चल रही है कि भाई एआई के वजह से इन सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है
तो उसके लिए ये एआई थोड़ा टेंशन वाली चीज़ है, क्योंकि वो अगर वो स्किल नहीं होगा तो उसकी जॉब जा सकती है। बट ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपना जनरली अपना बिजनेस मॉडल उस हिसाब से डिज़ाइन करके आगे फिर उस हिसाब से काम करती है। तो यस, थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम हुई है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मेजर प्रॉब्लम है। आपके जो भी आईटी स्टॉक्स में आपकी जहाँ पे भी वॉच लिस्ट है, आई थिंक दिस इज़ द गुड टाइम टू एक्यूमुलेट आईटी स्टॉक्स। ये मेरा आईटी के ऊपर व्यू था। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अब आप देखो निफ्टी का, अगर आप ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मंथ में निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी टच किया और ऑल टाइम हाई को भी टच किया। तो ये एक अभी तो डोजी कैंडल जैसा बन रहा है, बट मंथ खत्म नहीं हुआ है। और अगर आप ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो लास्ट वीक ही हमारा एक अच्छा गैप अप हुआ था, बिकॉज ऑफ टैरिफ की एक अच्छी अनाउंसमेंट आई थी, बट वो गैप अप इतना सस्टेन नहीं हुआ और वापस से हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अभी जो गैप था हम वहाँ पे वापस आ गए हैं और ऑलमोस्ट, अच्छा ये रहा हमारा गैप। तो ये जो पूरा गैप एरिया है ना, ये जो गैप था, अभी ये गैप के अंदर हम आए हैं। अभी 25,100 जो ये गैप था, अगर ये पूरा फिल हो जाता है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वापस हम लोग ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ जाएगी, विच इज़ 24,500 से लेके 24,300, 24,600 से 300 का लेवल पे। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी वापस से मार्केट नीचे आ रहा है। बट देखते हैं, जस्ट आईटी के कारण मार्केट थोड़ा नीचे आया है। इनफैक्ट फ्राइडे को रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी खासी सेलिंग आई थी। तो ये मेरा एक निफ्टी का व्यू है कि अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,600 और उसके बाद जो एक और रेजिस्टेंस है वो है 26,000। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 25,100। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी एक क्लियर कट आउट परफॉर्मर है। यहाँ पे इतनी पैनिक आने के बाद भी बैंक निफ्टी में कुछ खास गिरावट नहीं हुई है और बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से कुछ प्राइवेट बैंक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और सारी पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट में। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। एक बार मैं स्मॉल कैप का भी चार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया आएगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। देखो स्मॉल कैप ने अपना ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक तो किया था, बट वापस से वो नीचे सस्टेन नहीं हुआ और वो लेवल के जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई के ऊपर गया भी था। अगेन क्लोज तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी यहाँ पे एक बेस बना रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ये सारी चीज़ें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जितना पैनिक की न्यूज़ चल रही है ना, उतना हम लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये था हमारा इंडेक्स का एनालिसिस। मैंने आप लोगों को बता दिया मेरा क्या नज़रिया है या मेरा क्या व्यू है इंडेक्स के ऊपर। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार सेक्टर्स को देखते हैं कि लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था और कौन से सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया था। अब देखो अंडर परफॉर्मेंस में तो सीधी सीधी बात है कि भाई निफ्टी आईटी ने सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किया है। फिर मिड एंड स्मॉल कैप आईटी टेलीकॉम हो गया, डिजिटल हो गया, एनर्जी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, बट मेजरली आईटी का खराब परफॉर्मेंस था। और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में मीडिया है, पीएसयू बैंक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, डिफेंस है। तो ये सारे सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अभी मंथ ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे ना, तो पीएसयू बैंक, सीपीएससी, मेटल, ये सारे सेक्टर आउट परफॉर्मर है और आईटी और जो मोस्टली वीकली में अंडर परफॉर्मर थे वो यहाँ पे भी अंडर परफॉर्मर ही है। अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, ये अपने लास्ट वीक का एफआईएस का डेटा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 4 दिन एफआईएस लोगों ने बाय तो किया था, बट फ्राइडे के दिन एफआईएस ने एक बहुत ही हैवी सेलिंग की और अगर आप डीआईएस का डेटा देखोगे तो वो ऑलमोस्ट बाइंग ही है। बट आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जो पहले एफआईएस के डेटा कंटिन्यूसली सेलिंग वाले आ रहे थे ना, वो अभी थोड़ी बाइंग वाले भी आ रहे हैं। तो दिस इज़ नाउ अ गुड थिंग। अगर ये पूरा वीक बाइंग वाला हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बट अभी तक वो हुआ नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ आप समझो कि उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज हुआ है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 96.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स थोड़ा बड़ा लास्ट वीक में, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी पैनिक आई है,
तो 13.29 के आसपास हमारा इंडिया विक्स है। क्रूड ऑयल की बात करें तो $63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर अभी भी वही लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है 90.60 के पास। टैरिफ के बाद जो थोड़ा बहुत हमारा रुपया अप्रिशिएट हुआ, अभी भी वहीं के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये था अपना पूरा इंडेक्स का और सेक्टर का एनालिसिस। अभी स्टॉक्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई हमने 1 मार्च को एक फ्री वेबिनार रखा है और ये वेबिनार का जो टॉपिक है वो है मार्केट आउटलुक 2026। ये मैं जनवरी मंथ में ही करने की सोच रहा था, बट हमारा बजट भी आने वाला था और टैरिफ की चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई थी और मोस्टली अभी ये सारी चीज़ें क्लियर होते हुए मुझे दिखी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मार्च मंथ में मैं रखूं और ये जो वेबिनार है ना, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई मुझे मार्केट 2026 में कैसा लग रहा है। मुझे यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को सेक्टर को ढूंढना है, फिर स्टॉक को ढूंढना है। तो ये एक पूरा एक फ्रेमवर्क वाला पूरा वेबिनार रहेगा जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेगी कि कैसे टॉप टू बॉटम एनालिसिस करते हैं और कैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। नीचे मैंने गूगल ड्राइव में एक लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाओगे ना तो आप लोगों को ये लिंक मिलेगी और वहाँ पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी वगैरह सब डाल देना और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको विद इन 24 आवर्स या 2-3 दिन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी वेबिनार की। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है तो वापस मत करना, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपको लिंक वगैरह नहीं मिली है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी दिए हैं, आप वहां पे कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो फिर चलिए हम जाते हैं हमारे आज के स्टॉक्स के ऊपर। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है ब्लिस फार्मा लिमिटेड। अब आप यहाँ पे जो चार्ट दिख रहे हो ना, पहले मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ और आप यहाँ पे देखो, इसका जो हाई था यहाँ पे वो 2015 में बना था। उसके बाद वापस से इसने 2017 में हाई बनाया था। 2020 में भी इसने अटेम्प्ट किया था, बट आई थिंक कोविड के बाद ये गिर गया था अच्छा खासा। एंड अगेन ये स्टॉक अभी अपने 2015 के लेवल को ब्रेक करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये तो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हो, अच्छे खासे हो रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो अभी तक इसने ब्रेकआउट किया नहीं है। इसका ब्रेकआउट मैं आपको बोलूँगा कि 220 के ऊपर होगा और अगर ये स्टॉक 180 ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा। और अगर आप इसकी अपसाइड कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपल है, हमारा रेंज कैलकुलेशन जो मेथड है आप उसको फॉलो कर सकते हो और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद आप लगा के देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी अपसाइड एक रेंज जो आ रही है वो 370 के आसपास आ रही है अगर हम रेंज कैलकुलेशन लगाते हैं तो ये था हमारा एक स्टॉक। दूसरा जो एक स्टॉक है ना, ये है इंडस टावर लिमिटेड। अब देखो ये स्टॉक है ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बट हमें हमारा पैटर्न और हमें हमारी मेथड को फॉलो करना है, तो मैं यहाँ पे वही आपको दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे पहले तो एक चीज़ समझो कि ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो है समवेयर अराउंड 499.65, विच इज़ आप 500 पकड़ सकते हो। बट ये इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है वो। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक ने ऑलरेडी 453 के आसपास, अभी ये तो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक बार मैं वीकली लगा देता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इसने ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखा दिया है, राइट। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई हमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ही फॉलो करना है, तो फिर हमें ऑल टाइम हाई मार्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उसका एक हाई एरिया का जोन था, तो विच इज़ कमिंग समवेयर अराउंड 486 से लेके 499, या मतलब 500 से लेके 480 आप समझ लीजिए। तो ये स्टॉक पे भी आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिए। अभी जो रिसेंटली इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, अगर ये अगेन 400 रुपीज़ के आसपास ब्रेक कर देगा लेवल तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान में रखना। बट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट अभी तक इसमें हुआ नहीं है, तो जब होगा तब अच्छी चीज़ है इसके लिए, और आप लोगों को अलर्ट लगाना है तो आप अलर्ट लगा के रख सकते हो। और फिर इसकी अपसाइड कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारी नॉर्मल रेंज कैलकुलेशन की मेथड है आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं हम हमारे वो स्मॉल कैप स्टॉक पे
जिसने मेरे हिसाब से एक परफेक्ट रिवर्सल ब्रेकआउट या फिर आप परफेक्ट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया है, ऐसे बोल सकते हो। और ये स्टॉक का जो नाम है ये है दिग्वी टॉक ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड। अब देखो, ये स्टॉक की जो लिस्टिंग है ना, इसकी लिस्टिंग हुई थी मार्च 2023 में, और मेरे ख्याल से इसकी लिस्टिंग 600 रुपये या 590 के आसपास हुई थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक में एक अच्छी रैली आई, ऑलमोस्ट ये 1150 तक गया था, बट वहाँ के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने लगा। बट यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगा पता है, ये स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम में एक ये शोल्डर बनाया, फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये हेड बनाया, और वापस से यहाँ पे एक शोल्डर बनाया है। तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि अगर वो स्टॉक के डाउन साइड में आता है और अगर इसका ब्रेकआउट एक बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ होता है ना, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसको मार्क करते हो, मैं एक्चुअली इसके जोन को ही मार्क कर देता हूँ। तो इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 718 से लेके 700 रुपये के आसपास का, इतना बड़ा कोई जोन नहीं है, बट दो एरिया थे रेजिस्टेंस के, तो मैंने वो मार्क कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने अपने रेजिस्टेंस को बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक किया है एक अच्छे प्राइस कैंडल के साथ। और अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वो टाइम पे ये कैंडल में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। एंड इवन अगर आप वॉल्यूम कैंडल लगा के भी देखोगे ना, तो आप लोगों को एक अच्छा दिखेगा ब्रेकआउट। एंड ये तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, ऑब्वियसली ये स्टॉक में हमारे पास डेटा कम है क्योंकि ये अभी लिस्ट हुआ था 2 साल 3 साल पहले। बट आप यहाँ पे देखो कि इसका जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है ना, वो भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अब इसकी अपसाइड अगर कैलकुलेट करनी है आप लोगों को, तो देखो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो रेंज होता है, अगर आप वो कैलकुलेट करते हो और ब्रेकआउट के बाद अगर आप इसके ऊपर लगा दोगे, तो आप लोगों को इसका एक फर्स्ट अपसाइड पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखेगा विच इज़ 1020। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, वो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी यहाँ पे था। मैं अपने सब लोगों को, जिन लोगों को मैं सिखाता हूँ, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका एनालिसिस राइट है ना, तो आपका रेजिस्टेंस ही आपका पैटर्न का टारगेट बन सकता है। और उसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, 1020 इसका एक पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस इसका 1150 है जो इसका ऑल टाइम हाई है। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। तो ये थे हमारे आज के ये स्टॉक्स जो प्राइस एक्शन वाइज मुझे अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपने व्यू आप लोगों को बता रहा हूँ, और आपका जो भी डिसीजन है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। और एक चीज़ मुझे आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है, ये एक स्टॉक है, ये अवंती फीड्स का है। और मैंने आप लोगों को याद होगा तो एक वीडियो मैंने बनाया था लास्ट वीक में, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि यूएस टैरिफ डील हमारी जो साइन हो गई है, जो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके वजह से कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। और आपको याद होगा वो वीडियो में हमने सारे स्टॉक्स देखे थे, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। मैंने आप लोगों को ये सारे स्टॉक्स वहाँ पे दिखाए थे, और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, ये सारे स्टॉक्स को देखना है और ये समझना है कि उसमें से कौन से स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट किया है हमारे मेथड के हिसाब से, मतलब मैं जो मेथड को फॉलो करता हूँ उस हिसाब से। और वो टाइम पे वहाँ पे अवंती फीड्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बन रहा था। 2017 का रेजिस्टेंस उसने अटेम्प्ट किया था मार्च महीने में, उसके बाद टैरिफ की न्यूज़ आ गई थी, फिर रिसेंटली अभी सब ठीक हो गया तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया 980 के आसपास। और आप देखो कि अभी तक ये मंथ ख़त्म नहीं हुआ है, बट ये स्टॉक ऑलमोस्ट 78% ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करना चाहिए, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को वही वीडियो में समझाई भी थी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, फोमो में आके ये प्राइस पे ख़रीदना कोई सेंसिबल आइडिया नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा रिस्क बहुत बड़ा बन जाता है। और ये स्टॉक ने एक बहुत ही शार्प पैराबोलिक मूव दिया है आफ्टर दैट पॉजिटिव न्यूज़। बट वो वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो आप लोगों को समझ जाएगा कि मैं आप लोगों को ये स्टॉक क्यों ठीक है वो बोलने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड अगर आप लोगों को हमारी एडवाइजरी सर्विस जो है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो।
और अगर आप लोगों को 7th और 8 को जो पूना में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है डेकमा डिफाइन एज वाला, अगर आपको उसमें आना है और हमसे मिलना है और बहुत सारे स्पीकर हैं उनसे भी आप लोगों को सीखना है, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे रजिस्ट्रेशन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। थैंक यू आप सब लोगों को जो हमारा वीडियो देखते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक ज़रूर करिए, और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है कमेंट में बताइए, आपका क्या व्यू है वो भी कमेंट में बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।